नमस्कार दोस्तों। आज बीएसएससी सीजीएल 4 का सेट नंबर 4 की ओर चल रहे हैं दोस्तों। हमारे साथ बने रहिएगा, इसका फुल डिस्कशन करेंगे। अगर इसका फुल सेट का पीडीएफ चाहिए 150 नंबर का तो हमारे टेलीग्राम चैनल से अवश्य जुड़े, आपको फुल सेट मिल जाएगा। सेट नंबर 1 से लेकर 3 तक जो है हो चुका है, जिसका लिंक हमारे वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहां से चाहे तो देख सकते हैं। तो आइए दोस्तों, बिना समय गंवाए हुए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है, आइए दोस्तों, सेट नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 1 की ओर आते हैं। प्रमस्तिष्क जो है स्मृति और तर्क का केंद्र है। हाइपोथैलेमस ताप नियमन केंद्र है। मेडुला ऑब्लांगेटा जो है श्वसन और हृदय स्पंदन के दर को नियमन करता है। अनुमस्तिष्क जो है पेशीय संतुलन करता है। ठीक है, इस तरह से ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर आते हैं दोस्तों। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं की साइटोप्लाज्मिक झिल्ली किससे बनी होती है, बताइएगा। फास्फोलिपिड्स के, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं की साइटोप्लाज्मिक झिल्ली मुख्य रूप से फास्फोलिपिड्स की बनी होती है, जो एक लिपिड बाइलेयर बनाती है। लिपिड बाइलेयर जो है प्रोटीन से घिरा होता है, याद रखिएगा। लिपिड बाइलेयर जो है प्रोटीन से घिरा होता है, जो अणुओं की परिवहन, ऊर्जा उत्पादन और विभिन्न कार्यों को पूरा करता है। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर आते हैं। मांसपेशी के संकुचन और विश्राम के लिए कौन सा खनिज महत्वपूर्ण है, बताइएगा दोस्तों। कैल्शियम, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। किस जगत में ऐसे जीव शामिल है जो स्वपोषी और बहुकोशिकीय है, कौन सा जगत है दोस्तों। पादप जगत, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। बहुकोशिकीय का अर्थ क्या है। बहुकोशिकीय का अर्थ है कि वे कई कोशिकाओं से बने होते हैं, जो ऊतक और अंगों में व्यवस्थित होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर आते हैं। हमारे शरीर में थाइमस ग्रंथि कहाँ स्थित रहती है। थाइमस ग्रंथि जो है ऊपरी छाती में स्थित होती है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। थाइमस ग्रंथि जो है ऊपरी छाती में, छाती के हड्डी के पीछे पाया जाता है। यह सफेद कोशिका, जिसे लिम्फोसाइट्स कहते हैं, का उत्पादन करता है, जो शरीर को प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करता है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। डीएनए में कितने नाइट्रोजनी क्षार पाए जाते हैं। डीएनए में 4 नाइट्रोजनी क्षार पाए जाते हैं। कौन कौन है दोस्तों। पहला तो है एडेनिन, ठीक है, एडेनिन। दूसरा जो है थाइमिन, तीसरा साइटोसिन और चौथा जो है गुआनिन। एडेनिन और थाइमिन दोनों जो है एक साथ एक जोड़ा में रहता है, और साइटोसिन और गुआनिन जो है ये भी एक जोड़ा में रहता है। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा तत्व परमाणु ईंधन के श्रेणी में नहीं आता है। परमाणु ईंधन के श्रेणी में कैडमियम नहीं आता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यूरेनियम, प्लूटोनियम और थोरियम ये सभी रेडियो एक्टिव तत्व है, इसीलिए जो है ये सभी परमाणु ईंधन के श्रेणी में आता है। क्वेश्चन नंबर आते हैं दोस्तों 8 की ओर। सेट नंबर 4 था ये। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा रोग बैक्टीरिया के कारण होता है। तो बैक्टीरिया के कारण क्षय रोग होता है, जिसे हम लोग टीबी भी कहते हैं। ठीक है, टीबी यानी क्षय रोग एक संक्रमण रोग है, जो मुख्य रूप से फेफड़ों को प्रभावित करता है। अच्छा बताइएगा, यह रोग जो है किसके कारण होता है। माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के कारण होता है। ठीक है, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के कारण। पोलियो रोग जो है पोलियो वायरस से होता है। ठीक है, पोलियो वायरस से। अब मलेरिया किससे होता है दोस्तों। मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से होता है मलेरिया। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में कौन सा असत्य फल का उदाहरण है। असत्य फल, स्ट्रॉबेरी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। असत्य फल एक ऐसा फल है जो किसी फूल के अंडाशय से नहीं बल्कि फूल के अन्य भागों से बनता है। ठीक है, जैसे में स्ट्रॉबेरी हो गया, अंजीर हो गया, ठीक है, और एक जो होता है अनानास। ये तीनों क्या है, असत्य फल है। और एक होता है दोस्तों सत्य फल। ठीक है, सत्य फल के अंतर्गत जो है इसका जो निर्माण जो होता है अंडाशय से होता है। इसके अंतर्गत जो है आम हो जाएगा, नारंगी हो जाएगा, ठीक है, संतरा हो जाएगा, सेब हो जाएगा, ये सभी जो है सत्य फल में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर आते हैं। किसी धावक को दौड़ने के बाद जांघ पेशी में ऐंठन और दर्द महसूस होता है, यह निम्नलिखित में किसके संचय से होता है। तो यह जो है लैक्टिक अम्ल के संचय से होता है, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। लैक्टिक अम्ल क्या है दोस्तों। लैक्टिक अम्ल जो है एक कार्बनिक अम्ल है, जिसका रासायनिक नाम जो है C3H6O3 है। याद रखिएगा, C3H6O3 है लैक्टिक अम्ल का सूत्र। जब शरीर में ऑक्सीजन की कमी होती है तो ग्लूकोज को ऊर्जा में बदलने की आवश्यकता होती है,
जो लैक्टिक एसिड बनाता है, और लैक्टिक एसिड के निर्माण से मांसपेशी में दर्द, ऐंठन और मांसपेशी थकान हो सकती है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं आगे 11 की ओर। कहता है आधुनिक अवर सारणी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है? कहता है एक ही समूह के सभी तत्वों की संयोजकता तथा इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है। बिल्कुल सही है। ठीक है, प्रत्येक आवर्त दर्शाता है कि एक नया कोष इलेक्ट्रॉनों से भरा गया है। ये भी सही है दोस्तों। कहता आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या घटती है, जबकि परमाणु ऊपर से नीचे आने पर परमाणु का आकार बढ़ जाता है। ये भी सही है। धात्विक अभिलक्षण आवर्त में बढ़ता है और समूह में नीचे जाने पर घटता है। एक गलत है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर आते हैं। एक अज्ञात गैस जल में शीघ्रता से घुल जाती है। गैस युक्त जलीय घोल में लाल लिटमस नीला हो जाता है। यह गैस हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ सफेद धूम्र भी देती है। यह अज्ञात गैस कौन सी है? तो यह अज्ञात गैस जो है अमोनिया, जिसे हम लोग कहते हैं NH3। ठीक है, NH3 जो है जल में घुलनशील भी है, लाल लिटमस को नीला भी कर देगा और हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ सफेद धूम्र भी देता है। ठीक है, अमोनिया। एक है दोस्तों सल्फर डाइऑक्साइड। ये सल्फर डाइऑक्साइड और एक नाइट्रस ऑक्साइड होता है, दोनों को मिलने से क्या बनता है? अम्लवर्ता बनता है। निम्न युग्मों में से कौन सा युग्म प्रतिकण युग्म है? कौन सा है दोस्तों? इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन का खोज जो है जे थॉमसन ने किया था, और पॉजिट्रॉन का खोज जो है एंडरसन ने किया था। ठीक है, पॉजिट्रॉन का खोज एंडरसन ने किया था, और ये जो प्रोटॉन का खोज किसने किया था? रदरफोर्ड ने किया था। न्यूट्रॉन का खोज जो है जेम्स चैडविक ने किया था। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर आते हैं। तेल में तले हुए खाद्य पदार्थों को खरीदने से पहले उसकी निर्माण तिथि की अवश्य जांच कर लेनी चाहिए, क्योंकि तेल विकृत गंदी हो जाते हैं। इसका क्या कारण है? इसका कारण उपचयन और ऑक्सीकरण है। ठीक है, उपचयन अर्थात ऑक्सीकरण। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। निम्नलिखित में किस तत्व की विद्युत धनात्मकता सर्वाधिक होगी? तो सबसे अधिक जो है सीजियम का होता है। ऑप्शन नंबर बी, सीजियम का परमाणु संख्या 55 होगा, और परमाणु भार की बात करते हैं तो 132.18 होता है, सॉरी 81 होता है। ठीक है, इसका जो है संकेत क्या है दोस्तों? CS से सीजियम होता है। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर आते हैं। जब ध्वनि के तत्व यानी पिच में वृद्धि होती है तब निम्नलिखित में किसकी वृद्धि होती है? जब पिच में वृद्धि होगा तो ध्वनि की आवृत्ति में वृद्धि होगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, ध्वनि तरंग किस तरह का तरंग है? तो ध्वनि तरंग जो है अनुदैर्ध्य तरंग है। ध्वनि एक ऐसी ऊर्जा है जो पदार्थों के अणुओं के माध्यम से कंपन के रूप में यात्रा करता है। ठीक है, पिच जो है ध्वनि की आवृत्ति पर निर्भर करता है। अगर आवृत्ति अधिक होगा तो तरत्व यानी पिच अधिक होगा, जिसके कारण ध्वनि जो है पतला होगा, सुरीला होगा, तीक्ष्ण होगा। अगर आवृत्ति कम होगा तो तरत्व कम होगा, अतः ध्वनि किस तरह होगा? मोटा होगा, गंभीर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 की ओर आते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? बताइएगा। जब प्रकाश समानांतर किरणें खुरदुरे पृष्ठ से परिवर्तित होने के पश्चात समानांतर नहीं होती है तब इसे विस्तृत परावर्तन कहते हैं। ये बिल्कुल सही है। चिकने पृष्ठ से प्रकाश के परावर्तन होने की घटना नियमित परावर्तन कहलाता है। ये भी सही है दोस्तों। विस्तृत परावर्तन में परिवर्तनों को नियम का सफलतापूर्वक पालन नहीं होता है। ये गलत है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिघटना है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिघटना क्या है? वीडियो को पॉज करके देखिएगा दोस्तों। कहता है कुंडली चुंबक के बीच अपेक्षित गति के कारण कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न करना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा नियम बताता है कि एक वस्तु अस्थिर अवस्था में रहेगी और गतिमान वस्तु एक अस्थिर वेग के साथ गति जारी रहेगी जब तक कि असंतुलित बल कार्य नहीं किया जा सकता है? कौन सा होगा? यह न्यूटन के प्रथम नियम हो जाएगा। न्यूटन के प्रथम नियम को जो है जड़त्व का नियम के नाम से जानते हैं। ठीक है, जड़त्व का नियम। न्यूटन का दूसरा नियम क्या है दोस्तों? न्यूटन का दूसरा नियम यह कहता है कि किसी वस्तु पर लगने वाला कुल बल जो है उस वस्तु के द्रव्यमान उसके त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। अर्थात F बराबर क्या होता है? M इंटू ए होता है। ठीक है, लगने वाला कुल बल क्या होगा? द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है।
न्यूटन का तीसरा नियम ये कहता है कि हर एक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया। न्यूटन के तीसरा नियम के अनुसार ही संवेग संरक्षण के नियम को पालन होता है, यानी उसी से प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 20 की ओर। पूर्णांतरिक परिवर्तन। पूर्णांतरिक परिवर्तन क्या है? पूर्णांतरिक परिवर्तन जब प्रकाश क्रांति कोण के कारण उसी माध्यम में वापस परिवर्तित होता है तो उसे क्या कहते हैं? पूर्णांतरिक परिवर्तन। पूर्णांतरिक परिवर्तन के कारण ही हीरे का चमक और गर्म सड़कों पर मृग तृष्णा का प्रभाव दिखाई पड़ता है। ठीक है, एंडोस्कोप में किसका प्रयोग करते हैं? पूर्णांतरिक परिवर्तन का ही प्रयोग करते हैं। एक ऑप्टिकल फाइबर में भी पूर्णांतरिक परिवर्तन का ही प्रयोग करते हैं। ध्रुवीकृत चश्मा, ध्रुवीकृत धूप चश्मा चकाचौंध को कैसे कम करता है? कैसे कम करता है? तो क्षैतिज रूप से ध्रुवीकृत प्रकाश को फिल्टर करके। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। गैस के तापमान और दबाव के बीच का संबंध है, इसका बीच का संबंध क्या है? तो जैसे जैसे जो है तापमान बढ़ाएंगे दबाव क्या होगा? बढ़ते जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अच्छा, गैस का जो है समीकरण क्या है दोस्तों? पीवी बराबर NRT, पीवी बराबर NRT हो जाएगा। मतलब प्रेशर बढ़ाएंगे, तापमान को बढ़ाएंगे तो उसी तरह जो है दबाव भी, प्रेशर भी क्या होगा? बढ़ेगा। ठीक है, दबाव किसी तरल के क्वथनांक को कैसे प्रभावित करता है? कैसे प्रभावित करेगा? तो बढ़ते दबाव के कारण क्वथनांक बढ़ता है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। मानिक और नीलम रासायनिक रूप से कैसे जाने जाते हैं? मानिक और नीलम जो है एल्युमिनियम ऑक्साइड के रूप में जाने जाते हैं, Al2O3। मानिक और नीलम जो है दोनों एक खनिज कोरंडम का किस्में है। ठीक है, कोरंडम का रासायनिक सूत्र क्या होता है? Al2O3 जो एल्युमिनियम ऑक्साइड है। एक है दोस्तों सिलिकॉन ऑक्साइड, इसका सूत्र क्या है? SiO2। ठीक है, और लेड टेट्राऑक्साइड का सूत्र Pb3O4, इसे लाल सीसा भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर आते हैं 25 की ओर। निम्नलिखित में कौन सी नीतियां असंदिग्ध रूप से ब्याज की दर बढ़ाने में सहायता करती है, जिसके फलस्वरूप मुद्रा अधिमूल्यन होता है? कौन सा है दोस्तों? तो संकुचनकारी मौद्रिक नीति और विस्तारकारी राजकोषीय नीति। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 26 की ओर। सरकार द्वारा व्यय में कमी के कारण निजी निवेश व्यय में संकुचन को क्या कहते हैं? निजी निवेश व्यय में संकुचन को निजी निवेश का बहिर्गमन। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। मिश्रित संदर्भ अवधि के आधार पर मासिक प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय के संदर्भ में गरीबी का परिकलन की सिफारिश किसके द्वारा की गई थी? गरीबी के परिकलन की सिफारिश जो है बताइएगा, दांडेकर समिति के द्वारा किया गया था। एक है दोस्तों लकड़वाला समिति, तेंदुलकर समिति और अलग समिति। ये तीनों का संबंध जो है गरीबी से संबंधित है। ठीक है, तीनों का संबंध, लकड़वाला, तेंदुलकर और अलग, तीनों का संबंध किससे है? गरीबी रेखा से संबंधित है। कैस्पियन सागर में गिरने वाली यूरोप के सबसे लंबी नदी कौन सा है? यूरोप के सबसे लंबी नदी वोल्गा है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। वोल्गा नदी जो है यूरोप की एक नदी है, यह कैस्पियन सागर में गिरती है। वोल्गा नदी यूरोप और यूरोपीय रूस की सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बढ़िएगा 29 की ओर। देखिएगा दोस्तों, शिवालिक के पर्वत पाद में नदियों द्वारा लाए गए कंकड़ और पत्थर से निर्मित मैदान को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? इसे जो है भावर कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी, बागर मत समझिएगा, भावर। ठीक है, एक है दोस्तों खादर और एक है बांगर। ये क्या है आप लोग जानते होंगे, ये जो है जलोढ़ मिट्टी के प्रकार है। नई जलोढ़ मिट्टी को खादर कहते हैं और पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहते हैं। ठीक है, नई जलोढ़ मिट्टी खादर और पुरानी जलोढ़ मिट्टी को जो है बांगर मिट्टी के नाम से जानते हैं। निम्नलिखित में कौन भारत के सबसे बड़ी जनजाति है? भारत के सबसे बड़ी जनजाति के रूप में पहला तो भील हो जाएगा फर्स्ट में, या दूसरा में हो जाएगा गोंड। ठीक है, यह जो है जनगणना 2011 के अनुसार बता रहे हैं हम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31। आदा माबा का पठार किस देश में स्थित है? आदा माबा का पठार जो है नाइजीरिया में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बताइएगा दोस्तों, कुछ पठार का नाम देख लेते हैं हम लोग हैं। सान का पठार म्यांमार में स्थित है। ठीक है, पोतावर का पठार पाकिस्तान में, मोन्टो ग्रासो का पठार ब्राजील में, लोएस का पठार चीन में, अंतोलिया का पठार जो है तुर्की में स्थित है।
इस तरह से आप लोग पोज करके वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 32 की ओर। किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसको है? तो अनुसूचित क्षेत्र को घोषित करने का संवैधानिक अधिकार जो है राष्ट्रपति के पास है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, संविधान के 5वीं अनुसूची के पैराग्राफ 6, संविधान के 5वीं अनुसूची के पैराग्राफ 6 के तहत जो है राष्ट्रपति को यह जो है अनुसूचित क्षेत्र को घोषित करने का अधिकार दिया गया था। बताइएगा दोस्तों, प्रधानमंत्री का नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 75 के तहत। मुख्यमंत्री का नियुक्ति अनुच्छेद 164 के तहत। राज्यपाल का नियुक्ति अनुच्छेद 155 के तहत। और राष्ट्रपति का नियुक्ति जो है राष्ट्रपति का नियुक्ति जो है अनुच्छेद 54 के तहत, और पुनर्निर्वाचन जो है अनुच्छेद 57 के तहत। क्वेश्चन नंबर आइएगा 33। भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा था? किसने कहा था? जी ऑस्टिन ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 34 की ओर आते हैं। निम्नलिखित में कौन सा विषय समवर्ती सूची का है? ऑप्शन दिया हुआ है पुलिस, आपराधिक मामला, रेडियो, विदेश मामला। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपराधिक मामला। भारतीय संविधान का 7वीं अनुसूची के तहत जो है केंद्र और राज्य के बीच बंटवारा का उल्लेख किया गया है, जिसके तहत 3 सूची बनाया गया है। पहला है संघ सूची, दूसरा है राज्य सूची और तीसरा है समवर्ती सूची। ठीक है, संघ सूची में टोटल 100 विषय को सम्मिलित किया गया है, राज्य सूची में 61 विषय को और समवर्ती सूची में 52 विषय को सम्मिलित किया गया है। संघ सूची में कानून जो है केंद्र सरकार द्वारा बनता है, राज्य सूची में कानून जो है राज्य के द्वारा, और समवर्ती सूची में कानून जो है राज्य और केंद्र दोनों के द्वारा जो है बनाए जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 की ओर आते हैं। मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार के बारे में बताइएगा। मौलिक अधिकार जो है कतई कभी भी निलंबित नहीं किए जा सकते हैं, ये गलत है। प्रधानमंत्री के निर्देश से निलंबित हो सकते हैं, ये भी गलत है। राष्ट्रपति के इच्छा पर निलंबित हो सकते हैं, ये भी गलत है। आपातकालीन स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी जो है सही है। अनुच्छेद 358, अनुच्छेद 358 और अनुच्छेद 359 के तहत जो है आपात की उद्घोषणा के प्रवर्तन की स्थिति में मूल अधिकारों का निलंबन संबंधी प्रावधानों का वर्णन किया गया है। अगर मौलिक अधिकार की बात करते हैं दोस्तों, तो इसका संविधान का भाग 3 अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक निहित किया गया है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 36 की ओर। भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? तो भारतीय संविधान सभा के टोटल जो है 12 अधिवेशन हुआ था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भारतीय संविधान को बनाने में जो है टोटल 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन लगा था। इसको बनाने में टोटल जो है 63,96,729 रुपया जो है खर्च किया गया था। भारतीय संविधान सभा को संविधान सभा द्वारा जो है 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं। संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय क्यों लिया गया था? बताइएगा। कांग्रेस को इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया था। सही है। इस तिथि को 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था। केवल ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। संविधान सभा का जो है 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, जिसके तहत जो है संविधान सभा के प्रथम स्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा शामिल थे। अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। क्वेश्चन नंबर 38 की ओर आते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथा तृतीय गोलमेज सम्मेलन के विचार विमर्श के परिणति भारत सरकार अधिनियम 1935 के पारित होने के रूप में हुआ था। बिल्कुल सही है। कथा भारत सरकार अधिनियम 1935 ने ब्रिटिश भारत के सूबों और भारतीय रियासतों का एक संघ पर आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन का गठन का उपबंध किया गया था। यह भी सही है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगर प्रथम गोलमेज सम्मेलन की बात करते हैं तो इसका आयोजन जो है 1930 में हुआ था। दूसरा गोलमेज सम्मेलन की बात करते हैं तो इसका आयोजन 1931 में हुआ था। इसी गोलमेज सम्मेलन में जो है महात्मा गांधी जो कि कांग्रेस के था, दूसरा गोलमेज सम्मेलन में ही भाग लिया था। तीसरा गोलमेज सम्मेलन की बात करते हैं दोस्तों, तो इसका जो है आयोजन 1932 में हुआ था। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले व्यक्ति कौन थे? बी आर अम्बेडकर। बी आर अम्बेडकर। क्वेश्चन नंबर 39 की ओर आते हैं। निम्नलिखित में संविधान सभा के संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे?
संघ संविधान समिति के अध्यक्ष जो है जवाहरलाल नेहरू थे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कुछ समिति के अध्यक्ष देख लेते हैं, जैसे में प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर, मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल, मूल अधिकार उप समिति के अध्यक्ष जेबी कृपलानी, अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष एच.सी. मुखर्जी, संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू और प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। एक जो है संघ शक्ति समिति, पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में किस राज्य ने चिनार के पेड़ों के संरक्षण के लिए ट्री आधार मिशन शुरू किया है? तो ट्री आधार मिशन जो है जम्मू कश्मीर में शुरू किया गया है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। इस पहल का उद्देश्य जो है चिनार के पेड़ों को शहरीकरण, वनों की कटाई और आवास क्षरण जैसे खतरों से बचाना है। चिनार के पेड़ जम्मू कश्मीर के सांस्कृतिक विरासत और एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। क्वेश्चन नंबर 41, किस राज्य में स्थित उधवा झील को रामसर साइट में शामिल किया गया है? उधवा झील जो कि झारखंड में स्थित है। झारखंड के एकमात्र रामसर साइट के रूप में कौन सा उधवा झील है? अगर रामसर साइट की बात करते हैं दोस्तों, तो रामसर समझौता जो है 2 फरवरी 1971 में हुआ था, ईरान के रामसर शहर में हुआ था। भारत जो है रामसर समझौता में शामिल कब हुआ था? 1 फरवरी 1982 को शामिल हुआ था। वर्तमान में भारत में जो रामसर स्थल की संख्या 93 है, जो कि ये है सितंबर 2025 के डेटा के अनुसार। इसके तहत जो है बिहार में जो है 2 नए रामसर स्थल जुटा हुआ है। एक है पहला गोकुल जलाशय जो कि बिहार का बक्सर में स्थित है, बिहार के बक्सर में। एक है दोस्तों उदयपुर झील जो कि पश्चिम चंपारण में स्थित है। याद रखिएगा। तो 2 नया जो है सितंबर 2025 में जुटा है। पहला गोकुल जलाशय, दूसरा जो है उदयपुर जो कि पश्चिम चंपारण में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 42 की ओर। हाल ही में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने भारत के 6 प्रमुख शहरों में हाथ से मैला धोने की प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर इसमें शामिल नहीं है? पटना जो है इसमें शामिल नहीं है। हाल में किन 2 भारतीय शहरों को रामसर कन्वेंशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आर्द्रभूमि शहरों के रूप में मान्यता दिया गया है? तो आर्द्रभूमि शहरों के रूप में मान्यता इंदौर और उदयपुर को दिया गया है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। इंदौर कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। और उदयपुर तो राजस्थान में स्थित है। इंदौर और उदयपुर भारत के पहले 2 शहर है जिसको 1971 के रामसर कन्वेंशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आर्द्रभूमि शहर के रूप में मान्यता दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आर्द्रभूमि शहर के रूप में मान्यता प्राप्त स्थल की संख्या वर्तमान में 74 है। क्वेश्चन नंबर 44 की ओर आते हैं। किसे डोगरी भाषा हेतु साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया था? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार की बात करते हैं दोस्तों, तो इसका स्थापना जो है 1954 में हुआ था। यह जो है टोटल 21 भारतीय भाषाओं को प्रदान किया गया था। ठीक है। इसमें डोगरी भाषा के लिए 2025 में चमन अरोड़ा को सम्मानित किया गया है। ठीक है। यह खिताब जो है इसके लघु कथा इक होर अवस्थामा के लिए दिया गया था। इक होर अश्वत्थामा के लिए दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 45 की ओर आते हैं। राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 को किसने जारी किया था? राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 को नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया था। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। इसके तहत जो है टोटल 18 राज्य के वित्तीय स्वास्थ्य का आकलन किया जाता है, जिसमें प्रथम स्थान ओडिशा का है। प्रथम स्थान ओडिशा और इसके बाद दूसरा स्थान जो है छत्तीसगढ़ का है। नीति आयोग द्वारा जारी वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में बिहार का स्थान कौन सा है? याद रखिएगा 13वां स्थान है। क्वेश्चन नंबर 46 की ओर आते हैं। भारत की पहली सामरिक अर्ध बैलिस्टिक मिसाइल परलय को गणतंत्र दिवस परेड 2025 में प्रदर्शित किया गया। इसे किस संगठन द्वारा विकसित किया गया है? इसको जो है DRDO के द्वारा विकसित किया गया है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पहले देखिएगा परलय क्या है। परलय एक अर्ध बैलिस्टिक मिसाइल है। यह जो है एक कम दूरी का स्वदेशी मिसाइल है जिसकी मारक क्षमता जो है 150 किलोमीटर से 500 किलोमीटर तक है। इसमें जो है वारहेड ले जाने की क्षमता 350 किलोग्राम से टोटल 700 किलोग्राम तक जो है वारहेड लेकर जा सकता है।
38वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहाँ किया गया है? 38वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन उत्तराखंड में, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसका शुभंकर की बात करते हैं दोस्तों तो मौली, ठीक है, मौली। इसमें प्रथम स्थान सर्विसेज का है, प्रथम स्थान जो है सर्विसेज का है, जिसे हम लोग SCB कहते हैं, ठीक है, सेवा खेल नियंत्रण बोर्ड। दूसरा स्थान पर महाराष्ट्र है और तीसरा स्थान पर हरियाणा है। 39वां राष्ट्रीय खेल कहाँ होगा? मेघालय में। क्वेश्चन नंबर 48, हाल ही में भारतीय नागरिक शुभांशु शुक्ला द्वारा किस मिशन के तहत अंतरिक्ष यात्रा किया है? कौन सा मिशन था? एक जियो मिशन, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। स्पेस एक्स द्वारा संचालित एक जियो मिशन 4 के तहत शुभांशु शुक्ला सहित 4 लोग को अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर ले जाया जाएगा। इसके लिए स्पेस एक्स द्वारा फाल्कन 3 रॉकेट का प्रयोग किया गया था। बताइएगा दोस्तों, एक जियो मिशन क्या है? तो एक जियो मिशन जो है नासा और स्पेस एक्स द्वारा संचालित निजी अंतरिक्ष यात्री मिशन है, जिसमें 4 लोग को 14 दिन के लिए अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन पर ले जाया गया है। क्वेश्चन नंबर 49, भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को किस देश का सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ द मर्क्यूरियस से सम्मानित किया गया है? साइप्रस, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। साइप्रस के प्रधानमंत्री कौन थे? निकोस क्रिस्टोडोलिडेस, निकोस क्रिस्टोडोलिडेस साइप्रस के प्रधानमंत्री है। साइप्रस की राजधानी की बात करते हैं दोस्तों तो निकोसिया है, निकोसिया। क्वेश्चन नंबर 50 की ओर आते हैं। कोडाई कनाल सौर वेधशाला से संबंधित कथन पर विचार कीजिए। कोडाई कनाल यह तमिलनाडु में स्थित है, सही है दोस्तों। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर सम्मेलन इसकी 125वीं वर्षगांठ मनाई गई थी, ये भी सही है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय सौर वेधशाला की बात करते हैं तो इसका स्थापना जो है 1899 में हुआ था, और अंतर्राष्ट्रीय सौर सम्मेलन यानी सौर गठबंधन की बात करते हैं तो इसका स्थापना 2015 में हुआ था, भारत और फ्रांस के सहयोग से। क्वेश्चन नंबर 51, गुजरात सरकार ने किस गांव को राज्य का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है? राज्य का पहला जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में धनेरी गांव को घोषित किया गया है, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। यह जो है गुजरात के कच्छ जिले में स्थित एक प्राकृतिक अंतर्देशीय मैनग्रोव स्थल है। यह जो है भारत का बचा हुआ अंतिम एकमात्र अंतर्देशीय मैनग्रोव स्थल है। अंतर्देशीय मैनग्रोव स्थल की संख्या विश्व में टोटल 8 है, मात्र 8 ही है, जिसमें एक जो क्या है भारत के धनेरी स्थित है। हाल ही में भारत में वार्षिक शिक्षा स्थिति रिपोर्ट 2024 किस संगठन द्वारा जारी किया गया है? वार्षिक शिक्षा स्थिति रिपोर्ट 2024 जो है प्रथम फाउंडेशन के द्वारा जारी किया गया है। किस राज्य में सहकारी विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी? राष्ट्रीय सहकारी विश्वविद्यालय की स्थापना गुजरात में किया जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। गुजरात में राष्ट्रीय सहकारी विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी, जिसका नाम त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय होगा। यह विश्वविद्यालय प्रति वर्ष 8 लाख लोगों को सहकारी क्षेत्र में शिक्षा प्रशिक्षण की सुविधा प्रदान करेगा। क्वेश्चन नंबर 54 की ओर आते हैं। किस राज्य में भारत का सबसे लंबा फ्लाईओवर बन रहा है? भारत के सबसे लंबा फ्लाईओवर केरल में बन रहा है। इसका लंबाई की बात करते हैं तो 12.75 किलोमीटर है। यह जो है NH 66 पर स्थित है। भारत का सबसे लंबा रेल ब्रिज कौन सा है बताइएगा? तो सबसे लंबा रेल ब्रिज जो है जम्मू कश्मीर में चिनाब रेल ब्रिज। क्वेश्चन नंबर 55, भारत के नए उपराष्ट्रपति हेतु जनतांत्रिक गठबंधन NDA की तरफ से किस उम्मीदवार घोषित किया गया है? तो NDA की तरफ से CP राधाकृष्णन, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसका वोटिंग जो है 9 सितंबर को समाप्त हुआ है। अगर CP राधाकृष्णन की बात करते हैं दोस्तों तो यह जो है पूर्व महाराष्ट्र के राज्यपाल रह चुके हैं, झारखंड के भी राज्यपाल रह चुके हैं, तथा 2004 से लेकर 7 तक तमिलनाडु भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष के पद पर भी रह चुके हैं CP राधाकृष्णन। क्वेश्चन नंबर 56 की ओर आते हैं। करगम कहाँ का लोक नृत्य है? करगम जो है तमिलनाडु का लोक नृत्य है, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। तमिलनाडु का कुछ अन्य नृत्य भी है, जैसे में करगट्टम हो गया, कवाडियट्टम, कोलाट्टम और मयलाट्टम। एक बार फिर से बोल रहे हैं, करगाट्टम, कवाडियट्टम, कोलाट्टम, मयलाट्टम, ये सभी जो नृत्य है तमिलनाडु का है। भारतनाट्यम नृत्य कहाँ का है? ये भी तमिलनाडु का है। एक है मोहिनीअट्टम। मोहिनीअट्टम जो है केरल का नृत्य है, जो कि महिलाओं के द्वारा संपन्न किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 57 की ओर आते हैं।
निम्नलिखित में किस शहर को शाश्वत शहर के नाम से जाना जाता है? शाश्वत शहर रोम को कहते हैं। निम्नलिखित में सही सुलेमित नहीं है। कहता हितेश गुलिया मुक्केबाजी से संबंधित है, सही है। सौरभ कोठारी बिलियर्ड्स, प्रणति नायक जिम्नास्टिक, अरुणा रेड्डी बैडमिंटन, ये गलत है दोस्तों। अरुणा रेड्डी का संबंध जो है जिम्नास्टिक से है, ना कि बैडमिंटन से है। कुछ खेल खिलाड़ी का नाम देख लेते हैं। अरुणा रेड्डी का संबंध जिम्नास्टिक से है, हितेश गुलिया का संबंध मुक्केबाजी से, प्रणति नायक जिम्नास्टिक, अनाहत सिंह स्क्वैश, ज्योत्सना सबर भारोत्तोलन, शीतल कुमारी पैरा तीरंदाजी, दिव्या देशमुख शतरंज, मनीष नरवाल पैरा शूटिंग, कपिल परमार पैरा जूडो, रुबीना फ्रांसिस पैरा शूटिंग, प्राची पल्लवी साहू तैराकी, मोना अग्रवाल पैरा शूटिंग। आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 59, विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाते हैं? विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च को मनाते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस कब मनाते हैं? 20 मार्च को। विश्व रंगमंच दिवस 27 मार्च को। विश्व क्षय रोग दिवस 24 मार्च को। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 16 मार्च को। विश्व वन दिवस 21 मार्च को। विश्व गौरैया दिवस 20 मार्च को मनाते हैं। एक बार फिर से पढ़ते हैं। विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च को, अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस 20 मार्च को, विश्व रंगमंच दिवस 27 मार्च, विश्व क्षय रोग दिवस 24 मार्च, राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 16 मार्च, विश्व विश्व वन दिवस 21 मार्च और विश्व गौरैया दिवस 20 मार्च को मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 की ओर आते हैं। सोहरा निम्नलिखित में किसका मूल नियम है? सोहरा जो है चेरापूंजी का मूल नियम है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। सोहरा जो है चेरापूंजी का मूल नियम है। चेरापूंजी जो कि मेघालय का पूर्वी खासी हिल्स में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 61 की ओर आते हैं। पूर्व पश्चिम गलियारा में सबसे पूर्वी भाग कौन सा है? पूर्व पश्चिम गलियारा में सबसे पूर्वी भाग सिलचर है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम गलियारा जो है अभी भारत में सबसे बड़ी चल रही राजमार्ग परियोजना है, जिसके तहत जो है पूर्वी भाग में सिलचर हो गया। पश्चिमी भाग की बात करें तो पोरबंदर है। पोरबंदर। अगर उत्तरी भाग की बात करते हैं तो श्रीनगर है और दक्षिणी भाग कन्याकुमारी। क्वेश्चन नंबर 62, निम्नलिखित में कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र का अजैविक घटक नहीं है? पारिस्थितिकी तंत्र में जो है 2 भागों में बांटा गया है। एक होता है जैविक घटक, दूसरा जो है अजैविक घटक। अजैविक घटक के तहत जो है कौन कौन से आते हैं? जैसे में सूर्य का प्रकाश, ऑक्सीजन, खनिज पदार्थ, तापमान, मृदा और पानी, ये सभी जो है अजैविक घटक में शामिल है। अगर जैविक घटक की बात करते हैं तो पौधा, कवक, जानवर, सूक्ष्मजीव, ये सभी जो है जैविक घटक में शामिल किया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पादप जो है जैविक घटक है, ना कि अजैविक घटक। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार के द्वारा दिया जाता है। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार जो है विज्ञान और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के द्वारा दिया जाता है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किस वर्ष शुरू की गई है? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का शुरुआत 2016 में किया गया है। 2016 में। इसके तहत जो है फसल को नुकसान होने की स्थिति में किसानों को आर्थिक मदद पहुंचाना, किसानों को नई तकनीक को अपनाने के लिए प्रेरित करना, ये सभी जो है PMFBY के तहत 2016 के तहत किया गया है। भारत के राष्ट्रीय पुष्प का वैज्ञानिक नाम क्या है? राष्ट्रीय पुष्प का वैज्ञानिक नाम निलंबो न्यूसीफेरा। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। निलंबो न्यूसीफेरा जो है किसका नाम है? कमल का। राष्ट्रीय फल आम है, इसका वैज्ञानिक नाम जो है मैंगोफेरा इंडिका। एक है पेंथरा ट्राइग्रिस जो राष्ट्रीय पशु बाघ का वैज्ञानिक नाम है। राष्ट्रीय पक्षी मोर का वैज्ञानिक नाम पाबो क्रिस्टस और राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन का वैज्ञानिक नाम प्लास्टानिस्टा गैंगेटिका। प्लास्टानिस्टा गैंगेटिका। क्वेश्चन नंबर 66 की ओर आते हैं। आल्प्स पर्वत किस देशों में फैले हुए हैं? आल्प्स पर्वत फ्रांस, स्विट्जरलैंड, इटली और रोमानिया में फैला हुआ है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। आल्प्स पर्वत जो है स्विट्जरलैंड, इटली, ऑस्ट्रेलिया आदि देशों में फैला हुआ है। यह एक नवीन बलित पर्वत है, याद रखिएगा, नवीन बलित पर्वत है, जिसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट ब्लैक है, जिसका ऊंचाई की बात करते हैं तो 4807 मीटर है। इस पर्वत श्रृंखला का विकास टर्सरी युग में हुआ था। विदित है कि
यूरोप महाद्वीप के सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? माउंट एल्ब्रूस, जिसका ऊंचाई 5663 मीटर है। क्वेश्चन नंबर 67 आते हैं दोस्तों, मिलान करना है। कहता सेंट पॉल मिनियापोलिस मिसिसिपी, खार्तूम जो है नील नदी के किनारे है, बुडापेस्ट जो है डेन्यू नदी के किनारे है, नोम पे मिकांग नदी के किनारे है। इस तरह से ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68, बिहार में विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। कहता यह बिहार के वर्तमान बांका जिले में स्थित था, सही है। इसकी स्थापना पाल वंश के राजा गोपाल ने की थी, ये भी सही है। कहता बौद्ध धर्म के ब्रजयान संप्रदाय यहाँ फला फूला, ये गलत है। यह खगोल विज्ञान, तर्कशास्त्र, कानून, व्याकरण, दर्शन जैसे विषय भी पढ़ाए जाते थे, ये भी गलत है। यानी ऑप्शन नंबर 1 और 1, 2 यानी ऑप्शन नंबर 1 सही है। क्वेश्चन नंबर 69, निम्नलिखित में कौन भूमि उत्पाद पर लगने वाला कर को इंगित करता है? भूमि उत्पाद पर खराज, उस और मुक्ताई, ये तीनों जो है यानी 1, 3 और 4 कहाँ है? ऑप्शन नंबर डी में है। ठीक है, तो भूमि पर लगने वाला कर कौन सा है? खराज हो गया, उसरा और मुक्ताई है। एक है दोस्तों खुम्स, खुम्स का अर्थ हुआ जो लूट का माल। इसमें जो है लूट का माल का 4/5 भाग जो है अपने जो सैनिक में बांट दिया करता था और 1/5 जो है राजकोष में रखने का आदेश था। लेकिन जो है कुछ शासक थे जैसे में अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक, इनके शासनकाल में उल्टा हो गया, यानी 1/5 भाग जो है वितरण होगा और 4/5 भाग जो है राजकोष के अंदर जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 70 की ओर आते हैं। मिलान करने के लिए कहता है बख्त खां कहाँ से था? दिल्ली से। मौलवी अहमदुल्ला जो है अवध से था। कुंवर सियारा से थे। नाना साहेब जो है कानपुर से था। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 की ओर आते हैं। भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का पहले अध्यक्ष लाला लाजपत राय, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की बात करते हैं दोस्तों, तो इसका स्थापना जो है 31 अक्टूबर 1920 को हुआ था। 31 अक्टूबर 1920 को एम.एन. जोशी के द्वारा बम्बई में किया गया था। ठीक है, इसके प्रथम अध्यक्ष के रूप में लाला लाजपत राय थे और उपाध्यक्ष के रूप में जेसप बिपिस्टा और महासचिव के रूप में जो है दीवान चमन लाल बजाज थे। याद रखिएगा, इसका जो है अध्यक्ष लाला लाजपत राय, उपाध्यक्ष जोसेफ बिपिस्टा और महासचिव दीवान चमन लाल बजाज थे। क्वेश्चन नंबर 72 की ओर आते हैं। निम्नलिखित में किसने खिलाफत आंदोलन का प्रारंभ किया था? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करें। खिलाफत आंदोलन के बारे में देखते हैं दोस्तों, तो इसका स्थापना जो है 1919 में हुआ था। ठीक है, खिलाफत आंदोलन की स्थापना जो है 1919 में हुआ था। इसका स्थापना शौकत अली, मोहम्मद अली और अबुल कलाम आजाद के द्वारा किया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं 73 की ओर। कांग्रेस ने कब पहली बार भारत की स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया था? स्वतंत्रता का प्रस्ताव जो है 1929 में पारित किया था। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। 1929 में ही लाहौर अधिवेशन हुआ था दोस्तों। ठीक है, जिसमें पूर्ण स्वराज का मांग भी किया था। उस समय जो है अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। 1915 में जो है महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे 9 जनवरी 1915 के, जिसके तहत 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 की ओर आते हैं। मिलान करने के लिए कह रहा है, देखिएगा। कहता कौन सा सुलेमित नहीं है? कुषाण काल में स्वर्ण और ताम्र का जो है सिक्के चलाया गया था, सही है। गुप्त काल में स्वर्ण और रजत, सही है। सातवाहन काल में स्वर्ण, ये गलत है दोस्तों। सातवाहन काल में जो है चांदी, तांबा, सीसा और प्रोटीन, चांदी, तांबा, सीसा और प्रोटीन का जो है सिक्के चलाए गए थे, ना कि स्वर्ण का। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अक्कल चोरी काल में स्वर्ण, रजत और तांबे भी सही है। क्वेश्चन नंबर लास्ट है। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष पटना में अपना कारखाना स्थापित किया है? तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो है 1632 में, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी ने पहला कारखाना की स्थापना जो है यानी पहला कोठी जो है 1600 में खोला था। क्वेश्चन समाप्त हो गया। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।